चलो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मांडगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी फाइनल वाले स्टूडेंट है। इससे पहले मैंने आपको आरटीपी का फर्स्ट पार्ट करवाया था। सेकंड पार्ट में अपन डिस्क्रिप्टिव वाला आरटीपी डिस्कस करेंगे सर। ध्यान देना, ध्यान से सुनना। कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ कई सारे अमेंडमेंट के क्वेश्चन है जो मेरे को लगते हैं एग्जाम में आने के बेहद चांसेस है। ठीक है, लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते। डिस्क्रिप्टिव में बड़े क्वेश्चन में मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाई है, सबसे पहले नीचे आके पढ़ा करो हमसे चाहता क्या है। Based on the information provided above, determine the following for the Nandita Private Limited Rajasthan for the month of January. जनवरी मंथ की कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। और याद रखना नंदिता प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान की है सर। ठीक है, प्रोवाइड ब्रीफ रीजनिंग देयर ऑफ आईटीसी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ। कितना आईटीसी अवेलेबल है सेट ऑफ के लिए ये बताना है सर। ठीक है, एंड मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश ये भी बताना है सर, चाहे सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कुछ भी हो सर। ठीक है, चलो देखते हैं। आओ सर, देखो क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में। Nandita Private Limited, registered under GST in the state of Rajasthan, is engaged in providing various supply of goods and services. It has branch located in Uttarakhand and a manufacturing unit in Jharkhand. ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड राजस्थान में, इनकी ब्रांच उत्तराखंड और झारखंड में भी है। ठीक है भाई। The company has provided the following transactions undertaken by Rajasthan office. राजस्थान ऑफिस ने क्या ट्रांजेक्शंस टेक ओवर किए देखो सर, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, देखो सबसे पहला दिया हुआ आउटवर्ड सप्लाई, एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओ माय गॉड सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है फॉर अ कमोडिटी ऑन द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज व्हिच हैज सेटल्ड बाय नेटिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड रेट एंड द मार्केट रेट ऑन द सेटलमेंट डेट इन जनवरी इटसेल्फ। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक स्टूडेंट सीख के आया सर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में कवर्ड है, तो इस पे तो सर जीएसटी की बात ही ना करो सर, गुड्स ही नहीं है ये, तो जीएसटी की बात कहां से होगी। अगला देखो, renting of dumpers including car driver given for the transport of minerals within the mining area in Jharkhand for a period of 2 years to Dhanvarsha Builders registered in Jharkhand। अब मेरी बात 2 मिनट रुक के सुनो सर। ये वाला पॉइंट ना स्पेसिफिकली सर्कुलर में आया हुआ है और सर्कुलर में ये बोला गया है सर कि रेंटिंग ऑफ डंपर माना जाता है, इसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल माना जाता है सर। ठीक है, और अगर ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कहीं एग्जेम्प्ट नहीं है सर। ये पहले चीज दिमाग में बैठाओ सर। दूसरी बात सर, अब बात ये होती है सर, हमने रेंट पे अपनी गाड़ी दी है सर, और जिसको गाड़ी दी है वो धनवर्षा बिल्डर रजिस्टर्ड इन झारखंड है। हम कहाँ के हैं? राजस्थान के। वो कहाँ का है? झारखंड का। हमने उसको अपनी गाड़ी किराए पे दी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर? झारखंड। देखो मैंने आपको पहले भी एक चीज सिखाई थी, जब तक क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफिकली लिखा ना हो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में, या बताया ना हो कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, हमें खुद से सोचना होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत सारे देखो ना भी सोचो तो कई बार बिना सोचे भी आंसर सही आ जाता है, ऐसा नहीं है। बट सर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप सोचोगे तो सेफ साइड में रहोगे, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो सर हम बैठे राजस्थान, गाड़ी सप्लाई हुई है झारखंड में, मूवमेंट ऑफ गुड्स सर, प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड, तो सर हो क्या जाएगा? आईजीएसटी। और आईजीएसटी का रेट तो दिया हुआ है सर। जीएसटी का रेट कहाँ है भाई? देखो भाई जीएसटी का रेट ये रहा सर। ऑल इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई 9918, तो 18% जीएसटी। बाकी ये तो कुछ बातें ऐसी है जो फालतू है, टाइम पास है, कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है, चलो। तो इसमें आप 18% जीएसटी की बातें करेंगे सर। ये क्लियर हुआ सबको? बैठा है दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर्ड द सिल्क यार्न फ्रॉम रॉम सिल्क एंड सप्लाइड इट टू गजोधर ट्रेडर रजिस्टर्ड इन मुंबई। सर थोड़ा सा याद होगा, अगर चार्ज और कंपोजिशन चैप्टर तो हमने पढ़ के आया था सर। जो ये सिल्क यार्न है फ्रॉम द रॉ सिल्क, इस केस में सर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। मैं नहीं दूंगा जीएसटी सर, गजोदर ट्रेडर्स देगा जीएसटी। ठीक है, मैं तो सप्लायर हूं, वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी देगा सर। आ रही बात समझ? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। Amount received for accommodation services provided to 10 students preparing for UPSC. The said accommodation services is supplied for a continuous period of 6 months at a monthly rent of 20। सर अमेंडमेंट का पॉइंट है ये। हम पढ़ के आए थे accommodation services 90 डेज से ज्यादा और 20,000 से कम तो एग्जेम्प्ट। यहां पर सर 6 मंथ 90 डेज से ज्यादा हो गया सर, 20,000 या 20,000 से कम होता था तो एग्जेम्प्ट होता था, ये तो 20,000 है, बच गए। इस पे जीएसटी की बात नहीं है सर। 20,000 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल हो जाता। आई बात समझ?
क्लियर हुआ ये सबको? ये अच्छे से पढ़ के रहना, ये अमेंडमेंट है। आगे देखो क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है सर, सप्लाइड ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टू अ कंसाइनमेंट एजेंट सुहासिनी ट्रेडर्स इन जोधपुर राजस्थान। सुहासिनी ट्रेडर्स issued an invoice using its own name, own name। अब तो ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। मैंने एजेंट को दिया, एजेंट आगे सप्लाई करता है बट अपने नाम पे करता है। थोड़ा सा याद आ रहा है? शेड्यूल 1 की कहानी आ गई थी। इस केस में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो शेड्यूल 1 में कवर्ड है, और शेड्यूल 1 में उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, सुहासिनी ट्रेडर्स सप्लाइड द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू एन अनरिलेटेड होलसेलर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश फॉर 5,60,000 ड्यूरिंग द सेम मंथ। ओपन मार्केट वैल्यू भी दी हुई है 5,40,000। अगर आपको याद आ रहा हो, एजेंट का केस है, तो सर हमारे पास रूल जिंदा है सर, और रूल 29 पिक्चर में आया, और रूल 29 पिक्चर में क्या बोला? एकदम सिंपल बोला सर कि जितने में आप सप्लाई कर रहे हैं, या तो जितने में आप सप्लाई करें या फिर 90% भी है हमारे पास ऑप्शन। सर ये कहानी याद है किसी को? ये कहानी किसी को याद आना चाहिए सर कि हमारे पास 90% का भी ऑप्शन है। तो एक तो या तो हम ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं, या फिर जो एजेंट अनरिलेटेड कस्टमर को जिस वैल्यू में दे रहा है उसका 90% भी ले सकते हैं। तो 5,60,000 का 90% करोगे तो कितना आ जाएगा? 5,60,000 का 90% ये आ रहा है सर 5,04,000। आप चाहो तो 5,04,000 ले लो, 5,40,000 ले लो, जो दोनों में से सप्लायर के लिए बेनिफिशियल हो, सप्लायर वो ऑप्ट कर सकता है रूल 29 के हिसाब से। तो मैं तो एज अ सप्लायर 5,04,000 लूंगा, ये क्रिस्टल क्लियर। अब बात ये है सर, इंटर इंट्रा क्या होगा? सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सप्लाई किया सर, क्या गुड्स का मूवमेंट हो सकता है? यस सर, गुड्स का मूवमेंट हो सकता है। गुड्स का मूवमेंट हो सकता है तो 10(1)(a) पिक्चर में आता है और ये बोलता है सर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट कहां हो रहा है? मैं बोला भाई राजस्थान, मैं राजस्थान, एजेंट राजस्थान, तो क्या हो जाएगा सर? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना कितना? 99%। समझ आया? अच्छा पॉइंट था, मेरे हिसाब से तो अच्छा पॉइंट था। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनसे ये गलती होने के स्कोप है इस पॉइंट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला इन्वर्ट सप्लाई के दिए हुए, अवेल्ड इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम व्हाइट फ्रेम इवेंट रजिस्टर्ड इन राजस्थान फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च मीट एट द कन्वेंशनल हॉल इन दिल्ली। अब समझो सर, ये इवेंट की सर्विसेज देखो टैक्सेबल तो है, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात ये है सर, ये इवेंट की सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट है, और ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट के लिए हमने क्या बोला था सर? अगर आप ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट की सर्विसेज दे रहे हैं टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। सर ये जो व्हाइट फ्रेम इवेंट है वो तो रजिस्टर्ड है, पर जो मेरे को सर्विसेज दे रहा है, क्या मैं भी रजिस्टर्ड हूं? हाँ सर मैं भी रजिस्टर्ड हूं। तो रजिस्टर्ड हूं तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? इस केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मैं कहां पर रजिस्टर्ड हूं सर? राजस्थान में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया राजस्थान। तो सप्लायर कहां का है? राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ? राजस्थान। तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। 9%, 9%। समझ आया? इसमें ये अच्छा पॉइंट है प्लेस ऑफ सप्लाई का। अगला देखो, परचेज हाई कैपेसिटी इंडस्ट्रियल मशीन from Tech Fab Engineering Limited, a registered supplier based in Ranchi, Jharkhand, to produce taxable item. ठीक है भाई। As per the terms of the contract, part of the machine were brought at the manufacturing unit located in Jharkhand and assembled and commissioned thereat. And after recipient inspection and approval, it delivered its delivery was completed. ठीक है, इन्होंने बोला सर हमने एक मशीन परचेज किया, ठीक है, फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर बेस्ड इन रांची झारखंड। ठीक है, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द मशीन, पार्ट ऑफ द मशीन, पूरी मशीन नहीं सर, 50% पार्ट ऑफ द मशीन वेर ब्रॉट एट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन झारखंड एंड असेंबल्ड एंड कमीशन देयर एट। मतलब गुड्स का मूवमेंट तो नहीं हो सकता, आप समझो ना सर, गुड्स का मूवमेंट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वहीं पर मशीन लग रही है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं सर, प्लेस ऑफ सप्लाई तो सोचना पड़ेगा ना सर, प्लेस ऑफ सप्लाई तो सोचोगे ना सर। भाई पार्ट ऑफ द मशीन वहां पर असेंबल हुई, और पार्ट ऑफ द मशीन अभी भी असेंबल नहीं हुई है, जो असेंबल नहीं हुई उसे तो छोड़ ही दो सर। ठीक है, और पार्ट ऑफ द मशीन जो हम असेंबल कर रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं,
आफ्टर रेसिपिएंट इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल इट्स डिलीवरी वाज कंप्लीटेड। भाई जब वो सामने वाला अप्रूव करेगा तब उसकी डिलीवरी कंप्लीट होगी। तो अभी तो ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि उसने अप्रूव किया है, तो ऐसा लिखा ही नहीं है अप्रूव किया है, तो उस केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की बात ही कहां से आएगी? पहले उसको अप्रूव तो करने दो। समझो मेरी बात, हमने परचेज किया है, उसने बोला भाई जब तक रेसिपिएंट उसको अप्रूव नहीं करता तब तक इसका सप्लाई माना ही नहीं जाएगा। तो मैं अभी अप्रूव कहां किया हूं? कहां लिखा है क्वेश्चन में कि मैंने अप्रूव किया है? तो जब मैं अप्रूव ही नहीं किया तो इस केस में सप्लाई की बात ही कहां है? जीएसटी की बात कहां से आएगी सर? जीएसटी सप्लाई तो तब हो जाएगा ना सर जब मैं अप्रूव कर दूंगा। ये अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है सर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्रेडिट लेके आ जाएंगे। एक तो 50%, ठीक है, पार्ट ऑफ द मशीन, पार्ट ऑफ द मशीन लाया था, अभी पार्ट तो लाया ही नहीं है सर, ये भी सोचने वाली बात है। पार्ट ऑफ द मशीन लाया, पार्ट ऑफ द मशीन लाया ही नहीं है, और जो लाया है वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, तो क्रेडिट तो कुछ होना ही नहीं है सर इस 2 लाख में। आई बात समझ? अच्छा पॉइंट है। अगला देखो, परचेज 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एन इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 cc फॉर यूज बाय इट्स एम्प्लॉइज फॉर commuting within the office premises and nearby client location. Scooter were supplied in Jaipur by the GST registered dealer located in Kerala. एक नंबर सर। भाई जो बंदा है वो कहाँ का है? केरला में। क्या गुड्स का मूवमेंट हो सकता है? यस सर, गुड्स का मूवमेंट हो सकता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मैं तो राजस्थान में मंगाया हूं ना सर, केरला और राजस्थान, क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। अच्छा, एक स्टूडेंट बोला सर 25 सीसी की कैपेसिटी की गाड़ी है, क्या एग्जाम नहीं है? नहीं है भाई, 25 सीसी की कैपेसिटी की गाड़ी एग्जाम नहीं है। सारी बात समझ, ये स्पेसिफिकली कहीं एग्जेम्प्ट नहीं है, ये मोटर व्हीकल की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम आईटीसी चैप्टर पढ़ते हैं, सेक्शन 17(5) पढ़ते हैं सर, उसमें ये चीज ध्यान रखने वाली बात थी। समझ आया बेटा दिमाग में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो, सम टैक्सेबल गुड्स वे ट्रांसफर टू द कंपनीज ब्रांच लोकेटेड इन उत्तराखंड फॉर प्रमोटिंग गिफ्टिंग बाय ब्रांच। इनवॉइस वैल्यू वाज 2,40,000, ओपन मार्केट वैल्यू वाज 2,80,000। अब देखो देखो देखो, अब ध्यान से सुनना, बात समझना। सर इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 मैं ले लेता, अपने ब्रांच को ट्रांसफर किया, ब्रांच को ट्रांसफर किया और ब्रांच को गिफ्टिंग पर्पस के लिए किया। देखो ना लिखा हुआ है गिफ्टिंग पर्पस के लिए। ब्रांच फर्दर सप्लाई नहीं करने वाला है, ब्रांच फर्दर सप्लाई नहीं करेगा। ब्रांच अगर फर्दर सप्लाई कर लेता तो मैं इनवॉइस वैल्यू को ही ले लेता सर, बट ब्रांच फर्दर सप्लाई करेगा ही नहीं, तो मैं इनवॉइस वैल्यू कैसे लूंगा? मेरे को क्या लेना पड़ जाएगा? ओपन मार्केट वैल्यू। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, ये मेरे आउटवर्ड सप्लाई में आएगा, आउटवर्ड सप्लाई में आएगा। बट ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि सर 2,80,000 आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसमें गड़बड़ कर जाएंगे सर, बहुत सारे स्टूडेंट है 2,40,000 ले जाएंगे सर, बहुत सारे लोग ये गलती कर सकते हैं। आई होप समझ आया होगा, क्लियर हुआ ये सबको, बैठा दिमाग में? ठीक है, तो सर उत्तराखंड की कहानी, और मैं कहा हूं सर? राजस्थान। राजस्थान उत्तराखंड क्या लग जाएगा सर? आईजीएसटी। तो 18% आईजीएसटी लगा देना, क्योंकि ब्रांच तो उत्तराखंड में ना सर, और मैं राजस्थान से सप्लाई कर रहा हूं। आगे देखो, नंदिता प्राइवेट लिमिटेड has secured a loan of 120 crore in the month of April from मनी मनी मानी मनमानी होना चाहिए था, कुछ होगा बैंक, राजस्थान। पीनल चार्जेस, ओ माय गॉड भाई, सितंबर के जो स्पेसिफिक अमेंडमेंट आया उसको कवर किया इसने, और सितंबर का स्पेसिफिक अमेंडमेंट ये बोला था भैया पीनल चार्जेस बाहर है जीएसटी से, स्पेसिफिकली लिखा हुआ था पेनल चार्जेस पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि आरबीआई के डायरेक्शन से कंप्लायंस से लग रहा है ये, इस पे जीएसटी नहीं है। पहला सर्कुलर है मेरे अमेंडमेंट लेक्चर का, पहला सर्कुलर, इस पे जीएसटी की तो बात ही मत करना, लेटेस्ट सर्कुलर है सर। इसीलिए बोलता हूं लेटेस्ट सर्कुलर वगैरह देखा करो, पढ़ा करो, इंपॉर्टेंट होते हैं, छोड़ के मत जाना सर। आई बात समझ? आई होप क्लियर हुआ होगा। ये जितने ट्रांजेक्शन थे मैंने सबके ट्रीटमेंट किए, सबका ट्रीटमेंट बताया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जीएसटी पेबल आ जाएगा सर। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज नहीं क्लियर हुई होगी, कोई डाउट होगा, कोई चीज नहीं समझ आ रही होगी, बिंदास पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पिन कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। Akshara Traders, a registered supplier under GST in the UP, had their GST registration cancelled retrospectively. Wow. With effect from 1st September of the current financial year. The cancellation order was passed on 15 September of the current financial year. At the time of the cancellation, the supplier has not availed the ITC on certain eligible invoices issued in February and March of the preceding financial year for inward supply of taxable goods. भैया
ये तो आपसे डायरेक्टली सेक्शन 16(4) की जो अमेंडमेंट है ना वही पूछ दिया है सर, कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, बाद में वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल जो था वो ऑर्डर रिवोक हुआ, तो उसके केस में सर अगर आपने 30 डेज के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, तो जो आपकी पहले की क्रेडिट नहीं ले पाए थे वो क्रेडिट आप वापस ले सकते हो। सर वही पूछ दिया सर, वही पूछा है सर। ठीक है, देखो, सब्सिक्वेंटली ऑन फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज रिवोक्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन 15 दिसंबर। अब 15 दिसंबर को ये रिवोक हुआ है, 15 दिसंबर से 30 डेज मतलब समझ लो 14 जनवरी तक इसके पास टाइम है सर। अगर ये 30 डेज के अंदर रिटर्न फाइल कर दिए तो ये क्रेडिट ले सकता है सर। द फर्म विशेस टू फाइल इट्स जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर on 21st December of the current financial year and wishes to claim ITC on the said invoices of Feb and March of the preceding financial year। पिछले साल के फेब और मार्च का क्रेडिट अभी लेना चाहता है सर। ठीक है, you are required to advise Akshara traders whether it is entitled to claim ITC in respect of the invoices issued in Feb and March of the preceding financial year in terms of the provision of GST law, assuming that the annual return for the previous year is furnished on 31st December। एकदम सिंपल है सर, सिंपल, एकदम सिंपल। सेक्शन 16(4) पिक्चर में आया, जहां आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, रिवोक हो जाता है, तो उसके कैंसिल होता है, उसको बाद में आप रिवोक करवाते हो, तो सरकार बोलती है ठीक है, आपका कैंसिल जो हुआ था रजिस्ट्रेशन, आपको उसको आपने रिवोक करवा दिया। रिवोक कराने के बाद अगर आपने 30 डेज के अंदर रिटर्न फाइल कर दिया, तो जो पहले की क्रेडिट आपकी पेंडिंग थी वो क्रेडिट हम आपको अलाउ कर देंगे, प्रोवाइडेड आप 30 डेज के अंदर पेमेंट क्या बोलते हैं रिटर्न फाइल कर दो सर। तो ये बंदे ने तो कर दिया ना सर, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ 15 जैसे जो रिवोकेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ, प्रॉपर ऑफिसर ने जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था उसको रिवोक किया 15 दिसंबर को, सर इसने रिटर्न फाइल कर दिया 21 दिसंबर को, तो सर कर तो दिया, 14 जनवरी से पहले कर दिया ना रिटर्न फाइल। अब सरकार बोली भैया तू ले ले क्रेडिट, तू ले ले, तेरे लिए तो हमने अमेंडमेंट किया है। और याद रखना उसमें क्या लिखा था, याद है, 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 30 डेज के अंदर जो रिटर्न फाइल करने की डेट है, दोनों में विच एवर इज लेटर, लेटर वाली डेट थी सर, लेटर वाली डेट थी सर। तो भैया ये तो आराम से क्रेडिट ले सकता है। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आई होप क्लियर हुआ होगा। और नहीं तो मैं आपको एकदम सिंपल सिंपल समझा देता हूँ। इसमें ईयर तो नहीं लिखा है ना भाई साहब ने, ना, एकदम सिंपल समझो, एकदम सिंपल सर। 24-25 के फेब और मार्च ये दो क्रेडिट बच गई थी मेरी। ठीक है, अब करंट ईयर में सर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। ठीक है, कैंसिल हुआ, मैं प्रॉपर ऑफिसर के पास गया, प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल का जो ऑर्डर पास किया था उसको रिवोक किया, और इसने रिवोक किया 15 दिसंबर को। एकदम क्लियर। अब 15 दिसंबर को रिवोक किया, सरकार बोली, मैं सरकार से पूछा सुनो सुनो, वो मेरा रजिस्ट्रेशन ना कैंसिलेशन का जो ऑर्डर था वो रिवोक हो चुका है, मेरे पास ना फेब और मार्च की पिछले साल की क्रेडिट बची हुई है। ये जो कहानी हुई है ये 25-26 में हुई है, मेरे पास पिछले साल की क्रेडिट पड़ी हुई है। मैं बोला सरकार से ले लूं, सरकार बोली देख भाई 15 दिसंबर है, इससे तू 30 डेज ऐड कर ले, 30 डेज के अंदर मतलब विद इन 30 डेज अगर तूने रिटर्न फाइल कर दिया तो हम तेरे को क्रेडिट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें, जो ये तेरी फेब और मार्च की है। यही तो कहानी हुई है, यही तो अमेंडमेंट आया है सर। मे का था, पूछा नहीं था, बट मेरे को तो अभी भी इंपॉर्टेंट लगता है सर, डेफिनेटली चांसेस है कि पूछ सकता है सर वो। ठीक है, आई होप समझ आया होगा सर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। देखो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पहले नीचे आके देख लो सर, क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द based on the facts above answer the following। देखो, ascertain the last date by which show cause notice can be issued by the proper officer for the amount of tax short paid by Arav Enterprises। ठीक है भाई, ये आपसे सेक्शन 74A की बात कर रहे हैं, पता है, नया सेक्शन अमेंडमेंट सर जो 24-25 से एप्लीकेबल हो गया। अगर उस केस में बात करें तो लास्ट डेट क्या है सर, 42 मंथ्स। 42 मंथ्स कब से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न क्या होती है सर, आपकी हो जाएगी सर 31 दिसंबर 2025, सॉरी दिसंबर लिखना है ना, 31 दिसंबर 2025 सर, ये आपकी ड्यू डेट है सर। और यहां से आपको 42 मंथ्स गिनना है, मतलब 3 साल हो गए 28 और 6 महीना और, तो सर मई जून 30 जून 2029 तक आपके पास टाइम पीरियड है सर शो कॉज इशू करने का सर। ये तो बिना ऊपर पढ़े भी पता चला सर। फिर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी पेबल ऑन द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख बाय द आरब एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन असर्टेनमेंट अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट ऑन 15 सितंबर। ये तो पढ़ना पड़ेगा ऊपर।
इसके बाद assuming that the proper officer has decided to issue a show cause notice under section 74A, determine the amount of tax to be paid on the show cause, ascertaining the last date for the proper officer under ठीक है, ये अपन को ऊपर देखना पड़ेगा, ये सिचुएशन बेस्ड है, ठीक है, ये सिचुएशन बेस्ड है. इन ईच ऑफ द केसेस विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द शॉर्ट पेमेंट इज अमाउंट ऑफ फ्रॉड और नॉर्मल केस दोनों बताना है सर. नोट देखो, assuming that the due date of punishing of annual return has not been extended and limitation period for the issue of no order under section 74 has not been extended by the commissioner. ठीक है, मतलब पूरा 74A ही पूछ लिया. प्यारा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो प्यारा क्वेश्चन है सर. देखो, Arav Enterprises, a registered supplier located in Madhya Pradesh, has duly filed its monthly GST return for the financial year 24-25. Very nice, अच्छा बंदा है. During the scrutiny of its return, the said financial year in August 2025, the proper officer noticed inadvertently short payment of CGST, SGST totaling to rupees 4,60,000 in the month of October. चोर है, ठीक है. शॉर्ट पेमेंट किया है सर. अभी शॉर्ट पेमेंट सर जेन्युइन है या फ्रॉड है? ऑन अकाउंट ऑफ बोनाफाइड एरर, नॉर्मल है बोनाफाइड एरर. देखो, बोनाफाइड हो या फ्रॉड हो, 74A के केस में शो कॉज इश्यू करने का टाइम पीरियड और ये टाइम लिमिट जो क्या बोलते हैं केस खत्म करने की, मतलब ऑर्डर पास करने की, वो दोनों चीजें चेंज नहीं होती है सर, चाहे बोनाफाइड हो चाहे फ्रॉड का केस हो. बिफोर इशू शो कॉज नोटिस बाय द प्रॉपर ऑफिसर, Arnav has paid the tax of 1 lakh rupees on the basis of its own ascertainment along with the applicable interest and with penalty if any on 15 September 2025 and inform the proper officer in writing of such payment. Very nice. तो देखो भाई, अमाउंट ऑफ पेनल्टी पूछ रहा है सर. अब ये जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी पूछ रहा है सर, बिफोर शो कॉज, देखो बिफोर शो कॉज, अगर बिफोर शो कॉज का केस है और अगर ये पेनल्टी पूछ रहा है तो मैं पूछूंगा, मैं बोलूंगा भैया सुनो, आप जो 1 लाख रुपए पे कर दियो ना, अगर नॉर्मल केस है तो कोई पेनल्टी नहीं है, नॉर्मल केस है तो कोई पेनल्टी नहीं है. बट अगर यही फ्रॉड का केस है तो सर उस केस में 15% पेनल्टी आ जाएगी अगर आपने बिफोर शो कॉज नोटिस अगर पे किया है 1 लाख, तो मतलब इंटरेस्ट तो दोनों केस में लगेगा. बट जब बात पेनल्टी की आएगी तो नॉर्मल केस में पेनल्टी नहीं आएगा. अगर बिफोर शो कॉज इसने 1 लाख रुपीज पे कर दिया, इस 1 लाख पे कोई पेनल्टी नहीं आएगी. इस 1 लाख से रिलेटेड कोई शो कॉज भी इशू नहीं करना पड़ेगा. पर अगर फ्रॉड का केस है तो बात ये है सर, इस 1 लाख में 15% की पेनल्टी आएगी. पर बात ये ध्यान रखना कि भले 15% की पेनल्टी आए, बट इस 1 लाख से रिलेटेड फिर ये शो कॉज इशू नहीं कर सकते, क्योंकि अरे भाई पे तो कर दिया, फिर भी शो कॉज इशू करोगे क्या? आगे देखो, assuming that the proper officer decided to issue a show cause notice under 74A on the 10th October, ठीक है, determine the maximum amount of tax which he can issue the show cause notice. कितना इशू कर सकते हैं शो कॉज नोटिस में? मैक्सिमम 3,60,000, चाहे नो मतलब चाहे फ्रॉड हो चाहे फ्रॉड ना हो, दोनों के केस में 3,60,000 का ही शो कॉज इशू करेंगे. बट हाँ, फ्रॉड का केस होगा तो शो कॉज नोटिस में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब घुसा देंगे. और फ्रॉड का केस नहीं होगा तो टैक्स और इंटरेस्ट में बात करेंगे सर आपसे. ascertain the last date by which the proper officer should issue an order. सर प्रॉपर ऑफिसर के पास इशू करने का ऑर्डर टाइम पीरियड कितना है सर? हम पढ़ के आए हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़े हैं सर. विद इन 12 मंथ्स है सर इनके पास, ठीक है. फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है सर प्रॉपर ऑफिसर के पास ऑर्डर अंडर 74 पास करने के लिए. समझ आया? जब से शो कॉज नोटिस इशू की गई है उससे 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है, मतलब 10th अक्टूबर से आप प्लस कर लो 12 मंथ्स. ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 10th अक्टूबर 2026. इतना टाइम पीरियड है सर इसके पास सर. क्या बोलते हैं, ऑर्डर पास करने के लिए 74A में. किसके पास? प्रॉपर ऑफिसर के पास. आई बात समझ? इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सब पार्ट 3, मतलब ये वाले पार्ट को वो कंटिन्यू कर रहे हैं. Above, if the proper officer issue a show cause notice on 10th October for the amount of tax so allowed, Arnav decided to pay the said tax along with the applicable interest on 5th December. फिर वही बात आ गई सर, 5th दिसंबर को पे करने की बात कर रहे हैं. बिफोर शो कॉज में नॉर्मल प्रोविजन में कोई पेनल्टी नहीं थी, ठीक. अब शो कॉज 10th अक्टूबर को इशू हो गया. 10th अक्टूबर से आप देख लो क्या 60 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया. अगर 60 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया तो नॉर्मल केस में अभी भी कोई पेनल्टी नहीं है. 60 डेज तो काउंट कर लो. अक्टूबर के होगा 21, नवंबर और दिसंबर. 9th दिसंबर है सर, 9th दिसंबर हमारा 60 डेज कंप्लीट हो रहा है सर. ये तो 5th दिसंबर को ही पेमेंट कर दिया
तो नॉर्मल केस में कोई पेनल्टी नहीं, बट अगर फ्रॉड का केस है तो सरकार बोली भैया आओ बैठो, इस केस में पेनल्टी है। और कितना परसेंट? 25%। किसका? 3,60,000 का 25% पेनल्टी है। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो। 74A की एक्सट्रीम प्रैक्टिस कराया, एक स्टूडेंट जरूर एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख के जाए। मतलब 74A में तो जिस टाइप से जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे वो सभी इसमें कवर कर दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा सर। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले नीचे बड़ा क्वेश्चन है तो नीचे आके पढ़ लेते हैं। नहीं बड़ा तो नहीं है बट ठीक है पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द वेन्यू ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर फाइलिंग द अपील। ठीक है, किसके पास कर रहा है अपील वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। देखो उसके बेसिस में डिसाइड होगा प्री डिपॉजिट कितना जाने वाला है। सर द एपेलेट अथॉरिटी तो ये जाने वाला है एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। पास एन ऑर्डर अगेंस्ट द वेन्यू ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड डिमांडिंग आईजीएसटी ऑफ 1200 करोड़। बाप रे। वेन्यू ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड विशेस टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एए एपेलेट अथॉरिटी। द कंपनी एडमिट द लायबिलिटी ऑफ, देखो जितना हम एडमिट कर रही है चुपचाप उसमें इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी फाइन सब दे दो, but wishes to litigate the balance demand and thus file an appeal to the appellate tribunal। appellate tribunal के पास जब आप जाओगे तो 10% of the disputed amount, जो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40 करोड़, 20 करोड़ सीजीएसटी, 20 करोड़ आईजीएसटी, मैक्सिमम 40 करोड़ हो सकता है। तो सर 1200 करोड़ की लाइबिलिटी थी, 100 एडमिट किया हूं, 1100 एडमिट नहीं किया हूं, तो इसका 10% हो जाएगा 110। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? 40 करोड़। तो सर प्लस कर लेंगे 40 करोड़, इतना हमें जमा करना पड़ेगा प्री डिपॉजिट। समझ आई कहानी? क्लियर हुआ सबको? सिंपल, आई थिंक इजी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। 17 क्वेश्चन बोल रहा है सर एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड a registered insurer in Maharashtra is engaged in providing insurance services during the current financial year the company enters the following transaction। ओके, ये बहुत अच्छे से सुनना है, ये बहुत अच्छे से इसलिए सुनना है क्योंकि ये स्पेसिफिकली सितंबर वालों के लिए अमेंडमेंट थी। मतलब निकाल तो मई से दिए थे बट सितंबर वालों के लिए एप्लीकेबल थी सर। तो अब इसको ध्यान से सुनना। मैंने इसको बहुत अच्छे से अमेंडमेंट लेक्चर में भी कवर कराया, बहुत अच्छे से क्लासेस में भी समझाया, बहुत सिंपल तरीके से समझाया सर। ध्यान से सुनना, आराम से समझ आ जाएगा। सर वर्धमान सर है, एक एलआईसी समझ लो, इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और एलआईसी को जाके बोले भाई सुनो, एक मिनट के लिए अब कंपनी का नाम मत पकड़ लेना, ठीक है? ध्यान से सुनना। वर्धमान सर एलआईसी के वाले के पास जाके बोले भाई सुनो, मेरे पास 100 करोड़ की एसेट है, इसका इंश्योरेंस करना है। एलआईसी बोला ओके ओके कर देंगे हम, ठीक है। मैं बोला ठीक, फाइन, चलेगा, बिल्कुल कर दो आप। अब ध्यान से सुनना। एलआईसी वाला बोला सर मैं ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करूंगा तो आपसे प्रीमियम लूंगा। मैं बोला वाओ, थैंक यू बताने के लिए। ऑब्वियस सी बात है आप मुझसे प्रीमियम लोगे ही, ठीक है। जैसे ही प्रीमियम की बात हुई उधर से सरकार हाथ खड़ा करी, भाई हमें जीएसटी चाहिए। मैं बोला मुझे पता था आपको मेरे से जीएसटी चाहिए, ले लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अब बात क्या हुई, ध्यान से सुनना। एलआईसी बोली यार 100 करोड़ की एसेट है, अकेले हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, किसी एक जन और, मान लो एक्सिस, भारतीय एक्सिस इंश्योरेंस है, चलो एक्सिस बैंक वाले को बोले कि भाई आज तू भी साथ में, साथ मिलकर इंश्योरेंस करेंगे। तो ये एलआईसी हो गया लीड इंश्योरर और ये एक्सिस हो गया को इंश्योरर। कहानी समझ आई सर? अब ध्यान से सुनना। बात ये हुई कि सर वर्धमान सर ने एलआईसी को 100 करोड़ के एसेट का इंश्योरेंस कराया, प्रीमियम दे दिया, जीएसटी भी दे दिया। अब एलआईसी क्या कर रही है, एक्सेस वाले को अपना को इंश्योरर बना रही है। बोले भाई अकेले मैं इतना नहीं हो पाएगा, कल के दिन अगर एसेट को कुछ हुआ तो पैसा देना पड़ता है, अकेले इतना नहीं कर पाऊंगी। तो एलआईसी ने बोला भाई एक्सेस वाले के साथ मिलके हमारा मेरा को इंश्योरर रहेगा, हम साथ मिलके इंश्योरेंस करेंगे। मैं बोला मेरे को क्या करना है, आप इंश्योरेंस करो, आप करो, एक्सेस वाला मिलके करे, दोनों मिलके करे, दोनों अलग करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इंश्योरेंस कराना है। एलआईसी बोला ओके आप अपने घर जाइए, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्रिस्टल क्लियर? अब ध्यान से सुनना। भाई मैंने तो पूरा प्रीमियम किसको दे दिया, एलआईसी को। अब एक्सेस वाला मान लो 50% इंश्योरेंस वो करता है, समझो मेरी बात, 50% इंश्योरेंस वो करता है, तो क्या एलआईसी को 50% जो मेरे से प्रीमियम लिए उसका 50% क्या एक्सेस को देना चाहिए? यस डेफिनेटली देना चाहिए। अब जब तक सरकार इसमें अमेंडमेंट नहीं लाई थी, ध्यान से सुनना, जब तक सरकार इसमें अमेंडमेंट नहीं लाई थी, ये 50% में जीएसटी फिर से लग जाता था, इसमें फिर से जीएसटी लगता था। तब सरकार ने बोला ए भाई
मैं सरकार को बोला ये क्या कर रहे हो? एलआईसी वाला बोला पागल हो गए हो? आप लोग क्या कर रहे हो? आपको पहली बार प्रीमियम में जीएसटी तो पूरा मिल चुका है। मैंने तो वही प्रीमियम एक्सेस को ट्रांसफर किया है। कुछ अलग से एक्स्ट्रा तो कुछ चार्ज किया नहीं है। वही प्रीमियम एक्सेस को ट्रांसफर किया है, तो उसमें दोबारा जीएसटी की बात क्यों कर रहे हो? सरकार बोली ओके, लो भाई इसको हम शेड्यूल 3 में डालते हैं, और शेड्यूल 3 में डालते हैं मतलब सर लीड इंश्योरर और को इंश्योरर के बीच में ये जो प्रीमियम ट्रांसफर हो रहा है, सरकार बोली इस पे जीएसटी नहीं है, प्रोवाइडेड एलआईसी जब वर्धमान सेट के साथ ट्रांजैक्शन कर रही थी तो उस प्रीमियम में पूरा जीएसटी कलेक्ट करी है और गवर्नमेंट को जमा कर दिया है। मतलब गवर्नमेंट बोली अगर हमें पहली बार में पूरा जीएसटी मिल गया, फर्स्ट टाइम पूरे प्रीमियम में जीएसटी मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो को इंश्योरर के साथ आप कुछ भी करो, हम उस पे जीएसटी के लिए बीच में नहीं आएंगे। ये शेड्यूल 3 में ट्रांजेक्शन डाला गया। और सर ये जो है ये वाला सर ये पूरा यही है। अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। देखो, एबीसी इंश्योरेंस ऑफिस पढ़ता हूं। रजिस्टर्ड इंश्योरर है सर महाराष्ट्र का, इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विसेज ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर द कंपनी एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ध्यान देना, AB Insurance Limited entered into a co-insurance agreement with the XYZ Insurance Company Limited, where the ABC Insurer is a lead insurer. अपने में LIC था, इन्होंने इसको क्या बना दिया? ABC बना दिया। देखना, द इंश्योर्ड गायत्री इंडस्ट्रीज पेड अ टोटल प्रीमियम। वर्धमान सर थे, वर्धमान सर को हटा दो, वर्धमान सर के बदले इन्होंने क्या कर दिया? गायत्री ट्रेडर्स को डाल दिया सर। ठीक है, गायत्री ट्रेडर ने पूरा प्रीमियम दिया 50 लाख का, विच इज अपोर्शन बिटवीन द लीड इंश्योरर एंड एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक ठीक, अब यहां पर लीड इंश्योरर एबीसी है और को इंश्योरर, देखो को इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद XYZ इंश्योरेंस, ये भैया एक्सेस के बदले, अरे यार एक्सेस के बदले कौन है सर? XYZ को इंश्योरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एबीसी लिमिटेड इटसेल्फ एंड XYZ इन द रेशियो ऑफ 60-40, वो उनके बीच में आपस में जो भी डिवाइड हुआ होगा सर। ठीक है, फॉर द इंश्योरेंस सर्विसेज जॉइंटली सप्लाइड बाय देम टू द गायत्री ट्रेडर्स, दोनों मिलकर वर्धमान सर को सर्विसेज दिए। एबीसी लिमिटेड एग्रीज टू डिस्चार्ज द एंटायर जीएसटी लायबिलिटी। एबीसी बोला भैया सुनो, ध्यान देना, एबीसी बोला मैं पूरा जीएसटी लायबिलिटी खुद देख लूंगा। तो बात यहां पर आके अटकी कि सर ऑन द फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव फ्रॉम द गायत्री ट्रेडर्स। तो बात सिंपल हो गई कि जो एबीसी और एक्सेस के बीच में चला, क्या उस पर जीएसटी रहेगा? नो, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर्ड है। समझ आई बात? बहुत सिंपल, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आपको ये चीज। समझ आई कहानी? समझ आई? ध्यान दो आगे। देखो नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, अ लार्ज इंडस्ट्री प्लांट नीड एन इंश्योरेंस वर्थ 5 करोड़, इट अप्रोचेस एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर द सेम। ठीक है, however since ABC insurance is unable to underwrite the entire risk alone, it enters the reinsurance agreement with the reinsurer PQR Insurance Limited। अब मैं आपको इसको समझाता हूं, ध्यान देना। एक बड़ी सी कंपनी थी, ठीक है, वो गई किसके पास? वो गई एबीसी इंश्योरेंस के पास। ठीक है, एबीसी इंश्योरेंस के पास गई सर। ठीक, और एबीसी वाला गया पीक्यूआर के पास। अब एक मिनट ध्यान से रुकना और समझना सर। एबी एक कंपनी थी जिसको अपनी कितने की एसेट करवाना था इंश्योरेंस? 500 करोड़ की एसेट। ठीक है, 500 करोड़ की एसेट करवाना था इंश्योरेंस। तो भाई एक कंपनी गई एबीसी एंड इंश्योरेंस के पास, बोली भाई मेरे ये 500 करोड़ की एसेट है, इसको इंश्योरेंस कर दो। एबीसी वाला बोला ठीक है मैं कर देता हूं। अब एबीसी वाला क्या किया, 500 करोड़ की एसेट इंश्योरेंस कर दिया ए कंपनी का। ठीक है, इससे प्रीमियम चार्ज किया होगा, प्लस जीएसटी चार्ज किया, सब हो गया, सब चीज सही चली, प्रॉपर चली, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एबीसी इंश्योरेंस वाले की ना फटी पड़ी है, क्योंकि वो आदमी सोच रहा है भाई मैं 500 करोड़ की एसेट का इंश्योरेंस तो करा दिया, बट दिक्कत ये मेरे को खुद को डर लग रहा है यार, कल के दिन मान लो पैसा नहीं हुआ, प्रीमियम नहीं दिया, एसेट अगर खराब हो गई, ये वो, उसको बहुत फटी पड़ी है, कुछ भी हो गया एसेट को तो लेके। ये बोल रहा है यार मेरा ना, देखो लिखा हुआ लाइन, इज अनेबल टू अंडरराइट द एंटायर रिस्क अलोन, वो अकेले रिस्क लेना नहीं चाह रहा है, उसको डर लग रहा है। तो वो क्या किया, ध्यान से सुनना, वो गया पीक्यूआर के पास और पीक्यूआर को जाके बोला सुन भाई मैंने ना एक एसेट इंश्योरेंस कर लिया यार 500 करोड़ की। तो पीक्यूआर बोला बढ़िया यार, अच्छा प्रीमियम मिला, जीएसटी का क्या दिक्कत है देखो। बोले नहीं यार बहुत ज्यादा की एसेट थी यार, कर तो दिया जोश जोश में इंश्योर्ड, अब मेरी पड़ी पड़ी उस एसेट को कुछ हो गया तो मेरे धंधे का क्या होगा इंश्योरेंस के।
तो PQR बोला कोई बात नहीं यार, तू टेंशन ना ले, मैं क्या करता हूं, जितना इसमें से कुछ पार्ट, देखो इन्होंने बताया सर कुछ पार्ट, री इंश्योरेंस प्रीमियम 20 लाख, कुछ पार्ट, अब इन्होंने कुछ पार्ट का टोटल प्रीमियम, इसका तो टोटल प्रीमियम आपको 50 लाख दिया हुआ है, ठीक है, इसका टोटल प्रीमियम 50 लाख है, उसमें कोई बात नहीं है। इन्होंने बोला सर री इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या हो गया, ठीक, अब ध्यान देना सर, ध्यान दो, एकदम सिंपल है, एकदम मस्त। एबीसी लिमिटेड ने तो सर 50 लाख का प्रीमियम चार्ज कर दिया, आराम से बैठ गया। अब पीक्यूआर को एबीसी ने बोला, ध्यान से सुनना, देख भाई तेरे को डर लग रहा है ना, मैं कुछ तेरा री इंश्योरेंस कर देता हूं। री इंश्योरेंस मतलब ये पहली बार, ध्यान से सुनो, ये इसकी पहली बार एसेट का इंश्योरेंस किया, अब पीक्यूआर इसी के एसेट का वापस री इंश्योरेंस कर रहा है, ताकि इसके ऊपर रिस्क का बर्डन कम हो जाए, एबीसी के ऊपर रिस्क का बर्डन कम हो जाए। बड़े बढ़िया यार, तू बचा लिया मेरे को। बोले नहीं 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 नहीं, आप ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना। एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर को बोला सुन भाई, तेरे को पता है मैं तेरे लिए ना एक क्लाइंट लेके आया हूं, तू समझ मेरी बात, मैं तेरे लिए क्लाइंट लेके आया हूं, ठीक है। अब जब मैं तेरे लिए क्लाइंट लेके आया, कोई एक पर्सन लेके आया जिसने अपनी एसेट इंश्योरेंस कराई है और उसको तू री इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रहा है, तो तेरे को नहीं लगता जब मैं तेरे लिए धंधा लेके आया हूं तो मैं तेरे से कुछ तो चार्ज करूंगा। तो एबीसी बोला पीक्यूआर को, भैया सुन, ध्यान से सुनना, एबीसी पीक्यूआर को बोला भैया सुन, मैं तेरे से कुछ तो कमीशन लूंगा, क्योंकि मैं तेरे लिए एक क्लाइंट लेके आया हूं भाई, कल के दिन जो मेरे को प्रीमियम मिलेगा वो प्रीमियम मैं तेरे को भी तो बांटूंगा ना, तो तेरी भी तो कमाई है। अब ये जो तेरी कमाई है उसमें मैं तेरे से क्या लूंगा, कमीशन लूंगा। इसी को रीसाइडिंग कमीशन बोला गया, री इंश्योरेंस कमीशन बोला गया, नाम अलग अलग है सर, री इंश्योरेंस कमीशन, रीसाइडिंग कमीशन। अब बात ये हुई सर, ये तो कमीशन हो गया, अब कमीशन हुआ तो जीएसटी की बात हो गई, हरी बात समझ, कमीशन हुआ तो जीएसटी की बात हो गई। सरकार ने इसी चीज को शेड्यूल 3 से बाहर किया, सरकार ने बोला भाई ये जो री इंश्योरेंस या रीसाइडिंग कमीशन है इस पे जीएसटी की बात नहीं है। बढ़िया यार, बट सरकार ने एक शर्त लगाई, शर्त ये थी, क्या होगा ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, समझना। सर पीक्यूआर लिमिटेड, सर अब जब ये री इंश्योरेंस करेगा तो एबीसी वाला सामने वाले से 50 करोड़ लिया, अब ये पीक्यूआर को इसी 50 लाख लिया, अब 50 लाख में से इसी को वो पीक्यूआर को कुछ पैसा तो देगा, मान लो 20 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है, कि भाई तू री इंश्योरेंस किया, ए ले तेरा 20 लाख रुपए बनता है, मैंने सामने वाले से प्रीमियम 50 लाख रुपए दिया है, ठीक है, मैंने 50 लाख रुपए प्रीमियम लिया, इसमें से 20 लाख तेरा बनता है। अब ध्यान से सुनना, पीक्यूआर को ये बोला कि सुन भाई इस 20 लाख में से ना, ध्यान देना, इस 20 लाख में से ये जो कमीशन का अमाउंट है, ये जो कमीशन का अमाउंट है, इस कमीशन के अमाउंट को मैं काट के तेरे को पैसा दूंगा। क्या बोला, एबीसी ने पीक्यूआर को बोला मैं तेरे को कमीशन काट के पैसा दूंगा, ठीक है भाई। पीक्यूआर बोला बात भी सही है सर, ऑब्वियस सी बात है, यही तो कहानी होने वाली है, या तो तू मुझे 10 लाख 20 लाख दे देता, मैं तेरे को कमीशन का पैसा देता, इससे अच्छा क्या किए, सिंपल नेट कर दिए, नेट करके पैसा दे दिए। सरकार बोली इस नेट से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई नेट से दिक्कत नहीं है, हमें अगर पहली बार जीएसटी मिल गया, हमें पूरे अगर 50 लाख पे जीएसटी मिल गया, ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी मिल गया, तो उस केस में बाद में आप जो बैलेंस वाला ट्रांसफर करोगे, जो 20 लाख था, और मान लो 20 लाख में 1 लाख का कमीशन था सर, ठीक है, 1 लाख का कमीशन था, तो बचे 19 लाख में हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे अगर आपने हमें फर्स्ट टाइम 50 लाख पे जीएसटी दे दिया है। आसान भाषा में सरकार ये बोलती है पहली बार जब हुआ था ट्रांजैक्शन, उसी में अगर जीएसटी मिल गया, तो बाद में अगर आप किसी और के साथ प्रीमियम शेयर कर रहे हो, तो वो जो प्रीमियम शेयर कर रहे हो उसमें जो रीसाइडिंग कमीशन माइनस कर रहे हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर जीएसटी की बात नहीं करेंगे, उसको शेड्यूल 3 में डाल देंगे, बट पहली बार हमें 50 लाख पे जीएसटी मिल जाना चाहिए। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ ये सबको, आई होप क्लियर हुआ होगा, अच्छा पॉइंट है, एग्जाम के लिए तो एकदम सिंपल सिंपल है सर। एक स्टूडेंट ये भी पूछ सकता था सर फिर ऊपर और नीचे वाले केस में अंतर क्या है, सर ऊपर वाले केस में ये था दो लोग मिलकर एक एसेट का इंश्योरेंस कर रहे थे, दूसरे वाले केस में एक आदमी पूरा ही इंश्योरेंस कर चुका है, बट वो बाद में बोल रहा है भाई मेरी फटी पड़ी है, मैं अपना रिस्क थोड़ा कम करना चाहता हूं, तो वो दूसरे से री इंश्योरेंस करा रहा है एसेट को, दोनों में डिफरेंस है सर, बट दोनों ही शेड्यूल 3 में, दोनों ही में जीएसटी नहीं है, प्रोवाइडेड इतना एग्जाम में याद रखना कि ग्रॉस प्रीमियम में जीएसटी लग चुका है सर, पहली बार ग्रॉस प्रीमियम में जीएसटी लग चुका है, पहली बार अगर ग्रॉस प्रीमियम में जीएसटी लगा तो उस केस में वापस जीएसटी नहीं लगेगा सर। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
यही आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने, दोनों अच्छे से समझाया, आई होप दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सर। ठीक है, आओ भाई अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो। 18 क्वेश्चन क्या बोलता है, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पहले नीचे पढ़ लेते हैं। वेदर सुहासी इलेक्ट्रॉनिक्स कैन री एक्सपोर्ट this unutilized or defective goods? If yes, what is the maximum time period in which Swasi Electronics can re-export the goods? What are the conditions applicable in case of re-export of goods? If Swasi Electronics choose to clear the goods for home consumption, explain the procedure for the same. ये तो भाई पूरा ही री-एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड रहे क्वेश्चन है, देखो। Swasi Electronics Private Limited, an importer who has availed the benefit of the notification, imported the raw material for manufacturing LED panels. No condition or time period has been specified in the notification relating to re-export of the unutilized or defective goods so imported. कोई टाइम लिमिट पहले से मेंशन नहीं है, और हम पढ़ के हैं सर, या तो टाइम स्पेसिफाइड कर दो, और टाइम स्पेसिफाई ना करो तो हमारे पास 1 साल का टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन हमने गुड्स इंपोर्ट किया सर। तो गुड्स हमने इंपोर्ट किया 10 फेब, और 10 फेब से हमारे पास सर 1 साल का टाइम पीरियड है, हमें री एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, और इसी में 1 साल में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी हो सकता है सर। ठीक है, however a small portion of the goods received were found to be defective and remain unutilized due to the production shift in the company. So ASI Electronics approach you to advise dealing with this defective or unutilized goods on the basis of the provision of the custom rules to 2022 as amended you are required to discuss. ठीक है, तो इसमें तो ये अमेंडमेंट थी भी सर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी थी कि सर हमें 1 साल के अंदर गुड्स या पीरियड स्पेसिफाइड, ठीक, और ये 3 मंथ्स एक्सटेंड भी हो सकता है सर। कंडीशंस क्या क्या है सर, सिंपल सी बात है सर, आपको इसको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी गुड्स आप क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, ये अमेंडमेंट था सर, क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा जो भी गुड्स आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड जो गुड्स को री एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू लेस नहीं होना चाहिए देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड, जो हम इंपोर्ट किए और जो एक्सपोर्ट किए, एक्सपोर्ट वाले गुड्स की वैल्यू इंपोर्ट वाले गुड्स से वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप गुड्स घर लेके जा रहे हो तो सरकार बोलती कोई बात नहीं, फिर तो आप कस्टम ड्यूटी दे दो, आप तो क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन कर रहे हो, तो अगर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन है तो सरकार बोली सर फिर उस केस में आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ेगा, आप उसके बाद घर ले जा सकते हो। आई बात समझ। और 19 क्वेश्चन देखते हैं, देखो 19 क्वेश्चन में पहले नीचे आगे पढ़ लो क्या बोल रहा है। कंप्यूट द एसेसिबल वैल्यू ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स, एसेसिबल वैल्यू बोल रहा है सर। ठीक है, पढ़ते हैं ऊपर क्वेश्चन में। मिस्टर Trick imported second-hand goods from a supplier in the United Kingdom by air. याद रखना, under a CIF contract. As a part of the transaction, vendor inspection charges amounted to rupees 600 pound were incurred. This inspection was carried out by the foreign supplier on his own and were neither contractually agreed nor essential for making the goods ready for shipment. भैया ये 600 तो नहीं आएगा, ये 600 तो एफओबी की वैल्यू में आएगा ही नहीं, पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये खुद से कर रहा है, जरूरत ही नहीं थी। एडिशनली अ कमीशन इज पेबल टू अ लोकल एजेंट इन इंडिया कैलकुलेटेड एट 1% ऑफ द एफओबी वैल्यू इन इंडियन रुपी, ये आएगा सेलिंग कमीशन आएगा, बाइंग कमीशन नहीं आता है। बिल ऑफ एंट्री वाज फाइल्ड ऑन 18th Feb, ठीक है, ऑन विद द बेसिक कस्टम ड्यूटी वाज 10%, एक्सचेंज रेट सीबीआईसी का ही लेते हैं हम। एयरक्राफ्ट कैरिंग द गुड्स अराइव्ड ऑन 15th Feb, where the custom duty was 15% and CBIC rate notified 98 रुपीज दिया हुआ सर। तो सीबीआईसी का रेट तो याद है ना सर, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किए उसी दिन का रेट लेंगे सर सीबीआईसी का। ठीक है, इंटर बैंक का एक्सचेंज रेट तो टाइम पास के लिए दिया है। However, the transaction underwent multiple prices revision due to the fluctuation in the international market price between the date of contract and the actual importation. Eventually, both the parties settle on a negotiated price. ओ भाई, इस केस में तो नेगोशिएटेड प्राइस पे सेटल हुए लोग, तो सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इरेलेवेंट हो गई, चेंज प्राइस इरेलेवेंट हो गई, नेगोशिएटेड प्राइस काम की हो गई। अब नेगोशिएटेड प्राइस जो दी हुई है ये सीआईएफ दिया हुआ है, आप ये बात पहली बात समझ रहे हो, सीआईएफ दिया हुआ है, और सीआईएफ दिया है तो पहले ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4400 आपका एफओबी। समझो मेरी बात, पहले तो आपका एफओबी आया 4400 इनटू एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे सर, एक्सचेंज रेट तो सर जिस दिन बिल ऑफ एंट्री पास हुई है सर ये लेंगे 102, तो इसको अपन अबे ये क्या हो गया, हाँ इसको इंटू 102 कर लेंगे सर। ठीक है, इंटू 102 करेंगे तो ये हमारा सर एफओबी इंडियन वैल्यू में आ जाएगा सर। अब ये इंडियन वैल्यू में जाएगा, इसमें 1% आप चार्ज करेंगे सर, कमीशन था ना 1% ही था ना, ये देखो 1% कमीशन जो था ये आप ऐड करेंगे सर। कमीशन ऐड करने के बाद आपका आएगा एफओबी कस्टम वाला, आ रही बात समझ,
एफओबी कस्टम वाला आएगा, इसमें आप ऐड करेंगे सर फ्रेट प्लस इंश्योरेंस, ये दोनों ऐड करेंगे सर। और फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा तो आपको दिया हुआ है सर, 500 और 600 इंटू 102 कर लेना, इंटू 102 कर लेना दोनों को और ऐड कर लेना। ये बात समझ आई। अब इसके बाद आ जाएगी आपकी असेसेबल वैल्यू। ठीक है, हमें क्वेश्चन में मेरे ख्याल से असेसेबल वैल्यू ही निकालने बोला है, हमें क्वेश्चन में असेसेबल वैल्यू निकालने बोला है, तो यही असेसेबल वैल्यू आ जाएगी सर। कस्टम ड्यूटी तो बोला ही नहीं है, तो क्यों ही मेहनत करूं मैं कस्टम ड्यूटी के लिए। बोलता तो मैं कस्टम ड्यूटी के साथ भी खेलता सर, रेट वेट के साथ खेलता, मतलब ही नहीं है मेरे लिए सर। आई होप समझ आया होगा सर, इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, टिपिकल नहीं था ये। एक ही पॉइंट था जहां पर कंफ्यूज हो सकता है एक स्टूडेंट, नेगोशिएटेड प्राइस में, बाकी तो कोई गलती नहीं होगी। वेंडर वाला पॉइंट सिंपल था, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन में नीचे क्या बोल रहा है, देखो क्रिटिकली एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द डिपार्टमेंट डिमांड इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 एंड रिलेवेंट जुडिशियल रूलिंग इफ एनी। पढ़ते भाई। KW Fuels Private Limited imported high-spirit diesel and stored it in a public warehouse. An ex-bond bill of entry for home consumption was filed. ठीक है, and applicable custom duty was paid based on the rate prevalent on the date of presentation of the bill of entry. इसने ड्यूटी पे कर दी है सर ऑन द प्रिविलेंट ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन वाज फाइल्ड। ठीक है, द प्रॉपर ऑफिसर पास एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ऑर्डर भी पास हो गया। ओविंग टू द हाईली इन्फ्लेमेबल नेचर ऑफ द कमोडिटी द इंपोर्टर मेड एन एप्लीकेशन टू परमिट द स्टोरेज ऑफ सच डीजल ऑन द सेम वेयरहाउस अंटिल द क्लियरेंस और actual clearance for sale or use. The application was allowed. At the time of actual removal of goods from the warehouse, the rate of duty has been revised upward. अब बात ये हो रही है, द डिपार्टमेंट इन्वोकिंग द रिवाइज्ड ड्यूटी रेट, डिपार्टमेंट बोलता है नया रेट लगाएंगे। ए भाई एक बात बता, जब कोई आदमी एक बार क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर चुका है, तो फिर वो गुड्स वेयर हाउस बचे ही कहां भाई। वो तो मान लिए गए गुड्स गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन है और उसपे वो टैक्सेस पे भी कर चुका है, तो बाद में रेट रिवाइज भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है सर। अब वो गुड्स वेयर हाउस गुड्स है ही नहीं, तो उस केस में ये डिपार्टमेंट जो बोल रहा है वो गलत है सर। आई होप मेरी बात समझ आई होगी, सिंपल था, इजी था। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये आप लोगों का आरटीपी कंप्लीट हुआ, साथ बने रहो, रिवीजन होगा, केस सिनेरियोस होगा, एमटीपी सब यहीं पर सॉल्व होगा। फाइनल वालों का चार्ट्स है, क्वेश्चन बैंक सब मिलेगा आपको यहीं पर। आप कनेक्टेड रहो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड रहना, सब चीज यहीं मिल जाएगी सर। ठीक है, चलो थैंक यू।